हेलो बच्चों। मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट वीडियो था उसमें ऑर्डर्ड पेयर और रिलेशन एंड फंक्शन के अबाउट में थोड़ा सा बताया था। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे और रिलेशन और की क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसके आगे अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन कुछ ये है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी ये होता है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी बी माइनस सी इक्वल ऑलवेज होगा किसके, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए मैं कुछ देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में दो मेथड बताए थे जिसमें आप एलिमेंट लेकर भी कर सकते हो और आप चाहो तो कोई सेट पिक करके उस सेट के थ्रू भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे सपोज मैं इसको सेट के थ्रू सॉल्व करूंगा तो ऐसे क्वेश्चन जैसे भी आएंगे, जितने भी आएंगे या जैसे भी आएंगे, उनको आपको सेट अपने आप से लेट करके सॉल्व करना है। तो जैसे सपोज मैंने क्या किया कि सेट ले लिया, ए को मैंने ले लिया 1,2 और बी को मैंने ले लिया 2,3 एंड सी को मैंने ले लिया 3,4। ओके, ये ले लिया। सिंपल सेट लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो छोटे छोटे दो एलिमेंट के सेट ले लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि लेफ़्ट साइड को देखना है और लेफ़्ट साइड की वैल्यू फाइंड करके फिर राइट साइड को देखना। अगर बोथ साइड इक्वल आ जाएगा, दैट्स वाई ये क्या होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इसको फाइंड करना है। तो देखो, इसमें ए क्रॉस बी माइनस सी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड बी माइनस सी, ये पूरा एक सेट है ना। तो इसको लेकर इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि इसको बी माइनस सी को फाइंड करना होगा, फिर इसके बाद ये आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बी माइनस सी को कैलकुलेट करता हूँ। तो बी माइनस सी को कैलकुलेट करने के लिए बी माइनस सी, ठीक है ना। तो बी माइनस सी का क्या मतलब होता है कि जो बी के एलिमेंट हैं वो सी में नहीं होने चाहिए। तो बी के एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं? तो सीधी सी बात है, बी में एक 3 है जो कि सी में है, बट क्या नहीं है सी में, वो है 2। तो दैट्स वाई बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 2। यानी कि बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, इसको बोलते हैं बी माइनस सी। यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पर होगा उसको ही हमको पिक करना है और उसके वो एलिमेंट हमको लेने हैं जो सी में ना हो, मतलब जो भी सेकंड वाला जो सेट होगा उसमें ना हो। फिलहाल मुझे बी माइनस सी मिल चुका है 2। तो अगर मैं ए क्रॉस बी माइनस सी फाइंड करने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? अब देखो, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है ना। अब देखो, ए हमारे पास कितना था? ए हमारे पास था 1,2 और क्रॉस बी माइनस सी हमारे पास कितना है? 2। ठीक है ना, ये आ चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पहला एलिमेंट है, मैंने पीछे प्रीवियस वीडियो में बताया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो दैट्स वाई पहले वाले का पहला एलिमेंट इसके साथ क्या करेगा, पेयर बनाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, देन इसका इसके साथ पेयर बनेगा तो 1,2 हो जाएगा पहला ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, फिर कॉमा, फिर आपके पास ये वाला बन चुका ऑर्डर पेयर। अब क्या बचता है, 2 और 2 का, तो ये हो जाएगा 2 एंड 2। ठीक है ना, तो ये जो बना ये आपका आ गया क्या रिलेशन, किसका रिलेशन आया? ए क्रॉस बी माइनस सी का। तो इसको आप फर्स्ट कर लो, ठीक है ना, इसको फर्स्ट लेट कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और राइट साइड को प्रूव करते हैं। तो राइट साइड में देखो क्या लाना था मुझे, तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड मुझे चाहिए, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की क्या है, ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस सी। अब अगर ये राइट हैंड साइड भी इतना ही आ जाएगा तो ये हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो कंडीशन दी है, ये क्या होगा,
कि ये ट्रू प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे ए क्रॉस बी चाहिए और फिर ए क्रॉस सी। तो अगर आप देखो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ए आपके पास क्या था 1 2, तो मैंने क्या किया 1 2 क्रॉस बी क्या है आपके पास 2 3, तो ये आ गया, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ, तो माइनस लगा हुआ है। अब उसके बाद ए क्रॉस सी चाहिए, तो ए का मेरे पास कितना है 1,2, ठीक है। सी का मेरे पास कितना है 3,4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये दूसरा हो गया है ना। अब मुझे इनको सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखो इसको अगर मैं इसका जो मैं प्रोडक्ट निकालूंगा कार्टेशियन, तो क्या आएगा, तो ये आने वाला है आपके पास क्या, देखो इसमें देखो वन पहले पहले वाले एलिमेंट का इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे। तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो है क्या 1, और 1 का 2 के साथ बनेगा तो 1,2, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या 1 का 3 के साथ होगा तो 1,3, है ना। फिर इसके बाद ये वन के सारे एलिमेंट के पेयर बन गए 1 के साथ, ये दोनों के, है ना। 1 के साथ दोनों जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर पेयर बन गए। अब शिफ्ट करेंगे किस तरफ, आगे की तरफ, ठीक है, यानी कि मूव करेंगे आगे की तरफ, यानी कि 2 की तरफ। तो अब अगर 2 में जाएंगे तो 2 के साथ इन दोनों का पेयर बनेगा, तो 2,2 पहला पेयर होगा 2 का 2 के साथ, और फिर होगा 2,3 दूसरा पेयर 3 के साथ, है ना। तो ये इस तरह से इसका ऑर्डर पेयर हो गया। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास इतना आ रहा है। सिमिलरली अगर हम क्या करें कि इस वाले का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो ये क्या आएगा देखो, तो ये आएगा सेम केस रहेगा जैसा इसमें किया एज इट इज़, ठीक है ना। तो ये इसके साथ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1,3, ठीक है। और फिर इसके साथ जाएगा तो 1,4, 1 का 3 के साथ 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। और इसी तरह से 2 का 3 के साथ, तो 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, और 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। तो ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आ चुका है ना। अब देखो ये है पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहला वाला ए क्रॉस बी, दूसरा वाला ए क्रॉस सी, ओके। तो अब करना क्या है कि इन दोनों में, क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो ये सेट माइनस ये, तो इसका मतलब होता है इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो वो हमारा आउटपुट आएगा, माइनस का मतलब ये होता है। अब देखो दोनों में कौन सा कॉमन है उसको नहीं लेना है, तो अगर आप दोनों में जाओगे तो एक देखो 1,3 कॉमन है, इसको नहीं लेना है। फिर दूसरा कौन सा कॉमन है 2,3 कॉमन है, इसको नहीं लेना है ना। और बाकी जो बचे रेस्ट ऑफ 2 वो क्या है कि इसमें नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, देखो 1,2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा 1,2 पहला ऑर्डर पेयर, फिर दूसरा है 2,2 इसमें उसमें नहीं है, तो दैट्स वाई ये 2,2। तो आप देखो कि इस पूरे का रिजल्ट आ रहा है 1,2 पहला ऑर्डर पेयर और 2,2 दूसरा ऑर्डर पेयर। और जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी इसको सेकंड लेट कर लो, तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखो कंपेयर करोगे तो दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है। दैट्स वाई हमारे पास क्या है कि जो गिवन रिलेशन उसने दिया था, गिवन कंडीशन दिया था इन दोनों का कि क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी माइनस सी और ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सेम वे में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये मेथड थोड़ा सा इजी रहता है देन एक्स वाई एलिमेंट लेने से। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसको भी मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि इसमें आपने देखा है ना कि किस तरह से हमको रिलेशन को फाइंड करना है, ठीक है, और उसके थ्रू जो भी रिलेशन मतलब रिलेशन सेट है उसको निकालना है। अब जैसे कि अगर मैं एक कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक सेट है, ठीक है। तो तो एक सेट है जो कि वो बता रहा है कुछ ऐसा है कि ए है, ठीक है ना। मान लो कि मैंने इसको ले लिया कितना, कुछ भी वैल्यू ले लिया 1,2,3, है ना। और बी सेट है, ये मेरे पास है कितना,
ये है मान लो कितना 3,4, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिलेशन दोनों का निकालूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू ए क्रॉस बी, तो ये यहाँ पर कितना आएगा, तो अगर तुम देखो पहले का इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा तो आ जाएगा 1,3। सिमिलरली 1,4, 1 का हो गया, अब 2 पर बढ़ेंगे तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, तो 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4। सिमिलरली 3 लास्ट बचा तो 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 4। ये देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, यानी कि रिलेशन जो है वो ये आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो आउटपुट आ रहा है, तो रिलेशन एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हो अगर आप क्या कर रहे हो कि इसको इंडिकेशन फॉर्म में दिखा रहे हो, है ना। तो अगर आप इसको दिखा रहे हो तो इसको कैसे वो करोगे सेट, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि रिलेशन कुछ ऐसा है कि x, y का सेटअप बन रहा है, यानी कि ऑर्डर पेयर बन रहा है ना। x, ये इस पूरे को अगर आप देखोगे तो क्या है x, y का ये ऑर्डर पेयर बन रहा है। किस तरह से बन रहा है कि सच दैट, ठीक है ना, कि x, y क्या है रियल नंबर होंगे और वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, एंड y बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। तो इस तरह से ये हमारा सेट बन रहा है, दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको सेट को दिखा सकते हैं। देखो अब होता क्या है कि जब हमारे पास इस तरह का सेट दिया होता है तो हमसे कई बार इन्वर्स भी पूछ लेता है ना। तो इन्वर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये थोड़ा सा आपको इस वाले उसमें थोड़ा सा आगे बताएंगे। देखिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास क्या है कि सिंपल सा कोई सेट दिया है, अगर उसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो अगर उसको इन्वर्स फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये तो आर है रिलेशन, इसका इन्वर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम केस होगा जैसे कि आर मेरे पास ये पूरा डिटेल में आया, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स हो जाएगा इक्वल, देखो आर के आर रिलेशन के अंदर में ये जो ऑर्डर पेयर जितने बने हैं ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे सब रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि जैसे 1,3 है तो ये हो जाएगा 3,1। सेम केस में 4,1, सारे ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर दो, 4,2, 3,3, 4,3, है ना। तो ये जो आपका क्या है, ये सारा का सारा रिवर्स हो गया है, ये जितने भी ऑर्डर पेयर थे ये क्या थे, रिवर्स हो गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर इन्वर्स, मतलब रिलेशन का इन्वर्स। रिलेशन का इन्वर्स कैसे निकालना है, ठीक है। अब अगर इसको देखो इंडिकेशन फॉर्म में, यानी कि अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे कि सेम वे में आपके पास क्या है कि आर इन्वर्स, है ना, ये आपके पास कितना आ जाएगा कि ये y, x होगा और सच दैट कि जो y, x है, अब ये देखो इसको चाहो तो x, y रिलेटेड टू रियल नंबर होने चाहिए, और बात वही है x बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा b से, सीधा सीधा। तो ये सिंपल सा है। तो आर इन्वर्स भी आपसे कभी पूछ सकता है, तो रिलेशन का इन्वर्स हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हमको किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको दिया जा सकता है, तो रिलेशन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए जस्ट सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है और वो ये कह रहा है कि ये जो सेट है इसमें ऐसा क्या है, तो इसमें आपको दिया है कि ये देखो एक सेट है, जस्ट सपोज कि ये मुझे दिया है आर है, तो ये मुझे सेट दिया गया है और इसमें बता रहा है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई है ना, और ये किसको एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, बता रहा है कि नेचुरल टू नेचुरल नंबर, मतलब
एक्स भी इस मतलब एक्स भी नेचुरल है और वाई भी नेचुरल है, तो यानी कि नेचुरल से नेचुरल के बीच में इनका रिलेशन है। और ये रिलेशन आपको बता रहा है किस तरह से है कि आपके पास एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, ये याद रखना, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाई आपका आना चाहिए। तो अब देखो, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, कि इसको आपको क्या करना है, सिंपल ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेकर आना है। तो देखो, रिलेशन अगर आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लाओगे तो सबसे पहला उसने ये बोला है कि ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, नेचुरल टू नेचुरल, और जो कि इसको फॉलो करना चाहिए, सिंपल सा है। तो कैसे फॉलो करेगा, सीधी सी बात है, अगर मैंने x की जगह नेचुरल नंबर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर करने पर y भी आपका क्या आएगा, 1। तो ये ऑर्डर पहला ऑर्डर पेयर है। सिमिलरली x की जगह 2 लिया तो 2 का स्क्वायर करने पर y कितना आएगा, 4, तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, 3 रखो तो ये 9 आ जाएगा, 4 रखो तो ये 16 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से ऑर्डर पेयर आता चला जाएगा। तो अगर आप देखो इस सेट बिल्डर का, ठीक है ना, जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये ये आपका क्या है, ये थोड़ा सा कैसा नोटेशन फॉर्म में है, और ये आपका क्या है कि ये ओपन फॉर्म में। तो ओपन फॉर्म में है, वो क्लोज फॉर्म में देखा जाए तो उसमें एक मतलब जैसा कि सेट बिल्डर में आपको एक क्लोज फॉर्म में देता था, उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये ऐसा दिया होगा सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको ओपन करके लिख देना है, ठीक है ना। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो और भी चीज़ें देखते हैं जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिलेशन। मतलब रिलेशन तो पढ़ा रहते हैं, रिलेशन में कौन सा आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं, है ना। तो पहला रिलेशन जो होता है वो होता है आपके पास रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जैक्टली क्या है उसको हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर कोई सेट है, जैसे सपोज कि अगर मैं एक ही सेट ले रहा हूँ, एक से ज़्यादा सेट भी ले सकते हैं, तो एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, समथिंग कुछ और भी ले सकते हो, जैसे ए, इतने हैं मान लो, थोड़ा सा इतने हैं मान लो, ठीक है। तो अब होगा क्या इस सेट का, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि रिफ्लेक्सिव का होता है कि अगर हमारे पास क्या ए के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, तो अगर मैंने इनमें से कोई भी एक एलिमेंट पिक किया, जैसे सपोज मैंने एक्स पिक किया, ठीक है ना, एक्स का रिलेशन अगर खुद के साथ है, ठीक है ना, एक्स का रिलेशन अगर खुद के साथ है, तो एक्स का रिलेशन खुद के साथ है, तो जहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है ना। इस टाइप का रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, रिलेसिव रिफ्लेक्सिव, सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर आप दूसरा देखोगे, ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि इसी का ही दूसरा होता है सिमेट्रिक, है ना। तो क्या होता है, सिमेट्रिक। देखो अब सिमेट्रिक एग्जैक्टली क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में एग्जैक्टली देखो, जैसे मैंने ये सेट लिया था, तो इसमें अगर दो एलिमेंट ले लिए एक्स, एक्स का रिलेशन वाई के साथ कर दूं कि एक्स वाई से रिलेटेड है, और इसी तरह से इक्वल करके वाई का उल्टा यानी कि रिवर्स करने पर ये इससे रिलेट होना चाहिए, यानी एक्स वाई से वाई एक्स से रिलेट हो, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं क्या। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्स एंड वाई सीधा सीधा बिलोंग कर रहा है किसको, सेट ए को। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो ये होगा। अब थर्ड में क्या होगा कि देखो, जैसा सिमेट्रिक देखो होते तो आपके पास ओनली मेन 3 हैं, इस 2 जो हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा में हैं।
तो उसको भी मैं बता दूंगा। तो फिलहाल तो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि थर्ड जो होगा वो होता है कौन सा, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो थर्ड जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि जैसे मैंने इसमें से 3 एलिमेंट ले लिए, तो 3 एलिमेंट लेने पर x का रिलेशन y के साथ कर दिया, ठीक है ना, और y का रिलेशन x के साथ कर दिया, ठीक है। और अगर x का y के साथ रिलेशन है और y का क्या है, रिलेशन x के साथ है, तो आपको ये दिखाएगा कि ये x का रिलेशन, सॉरी, एक्स का रिलेशन वाई के साथ है और वाई का रिलेशन, सॉरी 3 एलिमेंट लेने थे मेरे को, तो ये जेड के साथ होगा, एक्स के साथ नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो वाई का रिलेशन जेड के साथ होगा। तो ये दोनों रिलेशन अगर देखे जाएं, इन दोनों को कनेक्ट किया जाए तो देखने को क्या मिलेगा कि एक्स का रिलेशन जेड के साथ ऑल्सो होगा, यानी कि एक्स का रिलेशन जेड के साथ भी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन प्रूव हैं तो इसका मतलब वो रिलेशन ऑलवेज कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ, सिमेट्रिक में अगर एक्स का क्या है, एक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का रिलेशन एक्स से भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन एक्स के साथ होगा, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन अगर आपके प्रूव हो रहे हैं तो इसका मतलब ये, अगर ये तीनों रिलेशन आपके प्रूव हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तीनों के प्रूविंग पर जो, अगर तीनों किसी सेट के लिए प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशन ऑलवेज कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो वो रिलेशन ऑलवेज क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास क्या है कि 2 और रिलेशन होते हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब इतना तो वो नहीं होता है, बट हाँ अगर आप जान लोगे तो ठीक है। तो देखो एक होता है इसके अलावा एक्स्ट्रा में जो रिलेशन होता है, जो कि कई बार मतलब आ जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, पहला तो है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना, रिलेशन। अब देखो एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक एक ही है, बट डिफरेंस कहाँ पर है कि जैसे कि x रिलेटेड टू y है और ये दिखा रहा है कि y भी रिलेट होना चाहिए x के साथ, है ना। अगर ये दोनों सही हैं तो यहाँ पर x और y अगर इक्वल आ रहे हैं तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में ओनली ये होता है ना, x का y के साथ रिलेशन, y का x के साथ रिलेशन, बट वहाँ पर x इक्वल टू वाई नहीं होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, x इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस रिलेशन को भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो रिलेशन आता है कि अगर आपने क्या लिया है कि कोई, देखो वैसे ये वाला रिलेशन उतना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि जो आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। जैसे बाकी रिलेशन इसी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आइडेंटिटी रिलेशन है क्या चीज़, ठीक है। जस्ट सपोज कि अगर मेरे पास एक कोई रिलेशन या सेट आ रहा है, आई ए आइडेंटिटी रिलेशन है ये, और ये ए के साथ रिलेटेड जो भी सेट मैंने लिया है, तो उसमें क्या है कि ऑर्डर पेयर जो बन रहा है एक्स कॉमा वाई का, ठीक है, वो इस तरह से बनना चाहिए कि एक्स भी ए में हो और वाई भी ए में हो, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट ए में ही हो, जो कि मैंने दिखाया। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये क्या होता है, एक्स इक्वल वाई होना चाहिए। अगर ये भी प्रूव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है आपका, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है ना, कि ऐसा ऑर्डर पेयर बन रहा है कि एक्स भी सेम सेट में है, मतलब ए में है, और वाई भी उसी सेट में है, और दोनों के दोनों आपस में इक्वल भी है, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन शुड बी आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिटी रिलेशन एक तरह से देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव जैसा ही है ना, उसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इसको दिखा दूं, बाकी को तो मैं अभी करूंगा ही, इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा दूं क्वेश्चन को लेते हुए, लेफ्ट साइड को लेते हुए और क्वेश्चन को लेते हुए, तो यहाँ पर ये हमारे पास है 1, 2, 3, जस्ट सपोज कि ये एक सेट है। अगर इसमें मुझे आइडेंटिटी
वो रिलेशन दिखाना है। तो क्या होगा कि मैंने अभी बताया था ऑर्डर पेयर ऐसा बनाना है कि एक्स और वाई सेम इसी में आने चाहिए और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि 1,1 एक्स और वाई इक्वल, 2,2 एक्स और वाई इक्वल, और फाइनली 3,3 एक्स और वाई इक्वल, है ना, दिख ही रहा है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है सीधा सीधा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें मतलब इसी के आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि जो अभी मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड मैंने जो ट्रांजिटिव प्रूफ कराया तो उससे क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन आता है सीधा सीधा, है ना। तो अगर ऐसा आ रहा है तो मुझे चेक करना है कि कोई रिलेशन क्या है कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा वो देखिए, अगर आप ध्यान से देखो कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले मैं ये लेता हूँ और भी क्वेश्चन बताऊंगा कि जैसे कि कोई नंबर है, ठीक है ना, और कुछ नंबर ऐसे हैं कि आपको ये नंबर दिया है 3a प्लस 4b, जैसे सपोज ये दिया है, ठीक है। मुझे ये बताना है कि ये जो नंबर होगा ये क्या है, डिविजिबल बाय 7, किससे, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो दिख रहा है कि 3a प्लस 4b जो नंबर है, ठीक है ना, वो क्या है कि इसमें 3a प्लस 4b जो है इसका a का रिलेशन b के साथ है सीधा सीधा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर है ये ऑलवेज डिविजिबल होगा 7 से। इसके लिए मुझे देखना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये तीनों को, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों को प्रूव करना चाहिए, है ना। अगर करेगा तो कैसे करेगा वो देखिए। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। अब देखो रिफ्लेक्सिव अगर है तो इसके लिए हमारा क्या होगा, खुद का खुद के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये a और b है ये एक इंटीजर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि a कॉमा b क्या है, ये इंटीजर को शो कर रहे हैं z को, ठीक है ना, इंटीजर्स ये हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करता हूँ और इस रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करने में मैं क्या कर लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ कि a बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो a दिया हुआ है उसको उसमें नंबर में, यानी कि ये जो नंबर दिया है 3a प्लस 4b, इसमें जो a है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर वो एक इंटीजर है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर होगा क्या कि जैसे कि मुझे नंबर दिया गया है 3a प्लस 4b, है ना। तो मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव में जो जितने भी यहाँ पर वेरिएबल होंगे वो सेम ही होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर a लिया है तो यहाँ पर कहने का मतलब है b को भी मुझे a ही लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि खुद का खुद के साथ रिलेशन है। अगर मैंने a लिया है इंटीजर तो रिलेशन a के साथ ही होना चाहिए, b के साथ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि दो जो वेरिएबल होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, a तो a ही रहेगा, बस b की जगह भी a रख देना है। और यहाँ से टोटल इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 है ना, 7a आ जाएगा, दिख ही रहा। और अगर ये जो 7a है तो ये क्या है, डिविजिबल बाई 7, दिख ही रहा। 7a डिविजिबल होगा ना 7 से, जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैंने जो a टू a का रिलेशन लिया है ना, a टू a का रिलेशन लिया, यानी कि a कॉमा a, है ना। ये पूरा का पूरा रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, सीधा रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर नहीं, सॉरी,
रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर भी रहा है। रिलेशन के लिए हमको दिया था ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल आना चाहिए। तो रिलेशन के लिए मैंने दो जो ए और बी लिए हैं वो दोनों ए लिए हैं, तो जो कि रिलेट कर रहे हैं यानी कि रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 3a + 4b ये रिफ्लेक्सिव है ना। तो सिंपल है, इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा मुझे प्रूव करना है सिमेट्रिक, है ना। अब देखो सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे कि सिमेट्रिक के लिए हमें दो लेने पड़ेंगे, और दो ऐसे लेने पड़ेंगे कि लेट कर लो कि हमारे पास a, b दो ऐसे नंबर हैं, है ना, जो कि आपका क्या है कि इंटीजर है, या फिर मान लो कुछ भी दिया, इंटीजर दिया है, रियल नंबर दिया है, कुछ भी दिया है, या फिर ठीक है ना a, b है, वो दोनों क्या हैं कि रिलेशन में है, ये दो नंबर रिलेशन के में हैं। अब अगर ये रिलेशन में है तो सीधी सी बात है कि ये क्या करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3a + 4b हमको दिया गया था, हमको ये चेक करना था कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं, है ना। तो हम करेंगे क्या कि देखो अगर 3a + 4b डिविजिबल है 7 से, तो इसका रिवर्स भी डिविजिबल होना चाहिए। रिवर्स का मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इसका रिवर्स का मतलब है कि a की जगह b आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। तो मतलब 3b + 4a भी हमारा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 3b + 4a भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो ये जो 3b + 4a है इसको हम लिखते हैं 3b + 4a, और मैंने क्या किया कि इसमें 3a + 4b जोड़ दिया और इतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखो कि ये जो है 3b + 4a ये इक्वल टू 3b + 4a, और इसको ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो कट कर वापस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा वही। अब इसको आगे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का रीज़न क्या था वो आप देखो कि ये नेगेटिव वाला आप ऐसे रखना और इन दोनों को देखना। तो दोनों में a देखो क्या है 4a और 3a, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 7a। इसी तरह से 3b और 4b, तो दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 7b हो जाएगा, और माइनस का 3a + 4b। अब हमने प्रीवियस उसमें ऊपर अभी बताया कि 3a + 4b क्या डिविजिबल है, जैसा कि रिफ्लेक्सिव करके दिखाया। तो इसमें से 3, और उसने क्वेश्चन में जो दिया है कि मान लो कि मतलब रिफ्लेक्सिव में मैंने प्रूव ही किया कि जो 3a + 4b है वो क्या है 7 डिविजिबल है। तो सीधी सी बात है ये डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। अब बस इसको डिविजिबल दिखाना है 7 से, तो इसमें से 7 कॉमन ले लो और आपके पास आ जाएगा a + b। देखो 7 कॉमन लिया तो a + b, और माइनस में क्या है 3a + 4b। अब आपको क्या है कि ये डिविजिबल है 7 से, दिख ही रहा है यहाँ पे 7 कॉमन है, तो 7 मल्टीपल है, तो इसलिए ये क्या है कि डिविजिबल है। और जबकि ये पहले से ही डिविजिबल था, जो कि उसमें हमने ऊपर रिफ्लेक्सिव में भी प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा नंबर, ये भी डिविजिबल ये भी डिविजिबल, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाई 7 होगा, है ना। तो अगर ये डिविजिबल बाय 7 है तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर a, b रिलेशन में है आपके, है ना, तो ये इम्प्लाई करेगा कि b, a भी रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, है ना। अब जो सबसे लास्ट प्रूफ करना है वो है ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 चाहिए हमको, है ना, 3 सेट चाहिए या 3 नंबर हम बोल सकते हैं अलग अलग चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि a, b ले लेते हैं ये रिलेशन से, और इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं b, c ऑर्डर पेयर, वो भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों से देखो a, b है तो b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। तो a, c भी रिलेशन में क्या होना चाहिए, होना चाहिए।
तो हमको ये दिखाना है। अगर ये दिख जाता है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो कि हमको दिखाना है कि ए कॉमा सी है रिलेशन में। तो सीधी सी बात है, नंबर जब तो उसने दिया था 3a + 4b, इसमें ए और बी था रिलेशन में, तो इसी को अगर मेरे को देखना है कि ए और सी है कि नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, 3a और 4c कर लूँगा। जब यहाँ पर रिलेशन था ए कॉमा बी तो ये बन रहा था, अब अगर ए कॉमा सी है तो ये बनेगा। तो मुझको बस ये दिखाना है कि ये आपका क्या है, रिलेशन में आ रहा है। तो कैसे अगर आ रहा है तो इसको देखो, 3a + 4c है ना, इसमें मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि 7b जोड़ देना है और 7b सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे इसको ऐड और एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा वो देखो। तो देखो ये जो सब्ट्रैक्टेड है उसको तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस वाले को मैंने क्या कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है। तो 3a इसको स्प्लिट कर लेना है 7b को, किसमें, 4b इसके साथ और बचा हुआ 3b इसके साथ, तो प्लस में 3b और 4c और -7, है ना। तो यहाँ पे देखो 3a के साथ इस 7b को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, 4b और 3b में, तो जिसमें से 4b इसके साथ आया है और जो 3b है वो इसके साथ आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये वाला कंडीशन दिखा रहा है कि जो a कॉमा बी है वो रिलेशन है r का, यानी कि 3a + 4b क्या, डिविजिबल बाय 7। इसी तरह से ये क्या दिखा रहा है कि b कॉमा सी रिलेटेड है r, है ना, रिलेशन है। तो ये दोनों अगर दिखा रहे हैं तो सीधी सी बात है, लास्ट वाला दिख रहा है कि 7 है, 7 × b, तो यानी कि ये तो डिविजिबल होगा ही 7 से, है ना, डिविजिबल बाय 7। तो ये दोनों तो पहले से थे ना डिविजिबल, ये दोनों, तो ये भी डिविजिबल ये भी डिविजिबल। तो ओवरऑल कहने का मतलब है हमारे पास जो हमको लाना था वो क्या था, 3a + 4c, 3a + 4c, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3a + 4c, ये मैं दिखा रहा था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा यहाँ दिखा दिया, मुझे ये दिखाना था, है ना। तो 3a + 4c क्या, डिविजिबल बाय 7। तो अगर ऐसा है तो 3a + 4c ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि जो लास्ट वाला a कॉमा c का सेट है ये भी रिलेशन में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इट इज ट्रांजिटिव, है ना। तो ठीक है, सो गिवन रिलेशन इज क्या, इक्विवेलेंस, क्योंकि तीनों के तीनों प्रूव हो गए, है ना। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन को हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी सेट के लिए। हालांकि ये थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा, बट हाँ पेपर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो जो बहुत बेसिक से हैं, वो तो आपका क्या है कि आप कर ही लोगे। अब एक छोटा सा अगर मैं इसमें वो दिखाता हूँ, ठीक है ना, करके दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको यहीं पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन है, एक रिलेशन है ना, और वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि x, y का सेट बन रहा है, और ये इस तरह से है कि जो x है, ठीक है ना, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है ना, x इज वाइफ ऑफ y। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये एक रिलेशन दिया है या सेट दिया है, यहाँ पर हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है क्या ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखो छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, रिफ्लेक्सिव, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पर क्या है x, y है, ठीक है ना, तो इसी तरह से अगर आप क्या करो, देख रहे हो कि अगर x का रिलेशन x के साथ जाओ तो हमको यहाँ पे क्या समझ में आता है, देखो x, y, और x क्या है, वाइफ है y की, तो इसका मतलब x क्या है, फीमेल है, और y कौन है, मेल है ना।
तो जब भी हम रिफ्लेक्सिव लेंगे तो सीधी सी बात है कि x रिलेटेड टू x या फिर y रिलेटेड टू y, तो इस केस में तो ये x जो है x की थोड़ी ना वाइफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही फीमेल होंगी, तो यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं सिमेट्रिक प्रूव करना चाहूँ तो सिमेट्रिक कैसे होगा, कि सिमेट्रिक में ये होता है ना कि x का रिलेशन y के साथ है तो दिखाता है कि y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर x y की वाइफ है तो ये तो ठीक है, बट y x का वाइफ थोड़ी ना हो जाएगा, y तो मेल है ना, तो यानी कि नॉट सिमेट्रिक, है ना। और इसी तरह से ट्रांजिटिव में जाएंगे तो अब हमारे पास ट्रांजिटिव में जो आता है वो यही है कि अगर x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू z है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, तो अब क्या ये दिखा, देखो अगर x वाइफ है y की तो y थोड़ी ना वाइफ होगा z का, y तो मेल है। तो अगला वाला जो मुझे प्रूव करना भी है कि जिसमें कि हमको क्या करना है, x रिलेटेड टू z है, ये तो प्रूव होगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे सब गड़बड़ हो रहा है कि y तो मेल है, मेल थोड़ी ना वाइफ हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये भी क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर ये तीनों ही नहीं है तो क्या है, ये रिलेशन, ये जो छोटा सा रिलेशन मैंने बताया, तो ये क्या है, नॉट इक्विवेलेंस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इजी इजी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, सेट देकर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको और जानने तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, थैंक यू।